सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस चैप्टर 14 फिज़िक्स के। सबसे पहला सवाल है 14.1, वाई मार्चिंग ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब फ़ौजी होता है, यानी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं ना, वो मार्च कर रहे हैं, यानी वो मार्च करके चलते हैं ना। आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, यानी जब वो एक ब्रिज यानी पुल में से गुजरते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप अपने स्टेप्स ब्रेक कर दें, यानी आप मार्च करके ना जाएं, आप नॉर्मल तरीके से जाएं। तो बेटा इसकी रीज़न है रेजोनेंस। यानी देखें, रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि दो फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। अब वो दो फ्रीक्वेंसी कौन सी हैं, बात को समझना। कहता है जब सोल्जर्स मार्च करते हैं ना, स्टेप के अंदर मार्च करते हैं, दे प्रोड्यूस पीरियोडिक फोर्स ऑन द ब्रिज। तो वो ब्रिज के ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहे होते हैं, यानी उनके पाँव मुसलसल एक पीरियड के बाद या टाइम पीरियड के बाद एक फ़ोर्स लगाएंगे। अब उसकी मार्चिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो जिस फोर्स से लगा रहे हैं उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। तो हो सकता है कि वो बिकम इक्वल, यानी बराबर हो जाए ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी जो ब्रिज खुद है ना, पुल, वो भी एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिसका नाम होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब फौजी उसके ऊपर मार्च करेंगे तो उनकी मार्च की करने की फ्रीक्वेंसी, मार्चिंग फ्रीक्वेंसी, बराबर हो सकती है ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से जो ब्रिज है वो वाइब्रेट करेगा विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, यानी बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और ब्रिज टूट सकता है। ठीक है, विच मे डैमेज और इवन कोलैप्स द ब्रिज। तो ब्रिज टूट सकता है मार्च करने की वजह से, रेजोनेंस का प्रोसेस हो सकता है। Therefore, soldiers are ordered to break their steps while crossing a bridge to prevent resonance. तो सोल्जर्स को कहा जाता है कि ब्रिज को क्रॉस करते हुए अपने स्टेप्स ब्रेक कर दें, यानी नॉर्मल चलें मार्च के बगैर। जी तो बेटे दूसरा सवाल देखते हैं। अ गर्ल इज़ स्विंगिंग इन द सिटिंग पोजीशन। एक लड़की है जो झूले पे बैठी है स्विंग के ऊपर, और वो बैठी हुई है, सिटिंग पोजीशन पे है। डिस्क्राइब हाउ विल द पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी चेंज्ड इफ़ शी स्टैंड्स अप। अगर वो खड़ी हो जाती हैं उसी झूले के ऊपर और वो स्विंग करती हैं, तो उस स्विंग का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उसमें किस तरह से तब्दीली आएगी, ये हमने डिस्क्राइब करना है। जी तो बेटे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है, जिसमें मैंने बनाया तो एक लड़का है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो कॉन्सेप्ट को समझना है। जी तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो वाइब्रेट करेगा ये एक पेंडुलम की तरह काम करेगा, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। यानी इस फार्मूले ने हमें ये टिप दी है कि ये जो टाइम पीरियड है ना किसी भी स्विंग का, पेंडुलम का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ के। मतलब अगर बॉडी की, पेंडुलम की लेंथ ज़्यादा हुई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। अंडर रूट कर लें क्योंकि लेंथ के ऊपर अंडर रूट है, तो टाइम पीरियड डिपेंड करेगा लेंथ के ऊपर। अब जब ये बच्चा बैठा हुआ है ना, तो इसकी बॉडी का ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यहाँ से आपने लेंथ लेनी होती है, यानी जहाँ से वो फिक्स किया हुआ है वहाँ से, तो इसकी लेंथ बनेगी ज़्यादा। लेकिन जब ये बच्चा खड़ा होगा तो इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले नीचे था, अब ऊपर उठा है, तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊपर वाले फिक्स पॉइंट से लेंथ हो गई कम। इट मीन अगर वो बैठा हुआ खड़ा हो गया या खड़ी हो गई तो लेंथ कम हो जाती है, लेंथ छोटी हो जाती है। तो लेंथ छोटे होने से टाइम पीरियड भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात पूछी गई है। जी तो आंसर में सबसे पहले आप टाइम पीरियड का वो वाला फार्मूला लिखेंगे। L जो है बेसिकली इफ़ेक्टिव लेंथ होती है पेंडुलम की, जो हमने देखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर फिक्स्ड पॉइंट तक लेनी है। और यहाँ पर जो G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। व्हेन द गर्ल स्टैंड्स अप, जब वो बच्ची खड़ी होती है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स अपवर्ड, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर उठता है, जिससे रिड्यूस यानी कम हो जाती है लेंथ ऑफ द स्विंग। उस झूले की लेंथ क्या हो जाती है, कम। अब चूंकि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ लेंथ के, जो अभी मैं आपको दिखा के हटाऊँ कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ लेंथ के। तो जब वो बच्ची खड़ी हुई तो लेंथ कम हो गई, यानी टाइम पीरियड कम हो गया। ठीक है, सो इफ़ेक्टिव लेंथ डिक्रीज़ करने से टाइम पीरियड भी डिक्रीज़ करता है। टाइम पीरियड कम हो गया, लिहाजा स्विंग जो है वो फास्टर यानी तेज़ ऑसिलेट करेगी। ज़ाहिर है टाइम कम होने से मुराद है कि जल्दी जल्दी काम होगा, थोड़ा टाइम लग रहा है ना, तो वो जो स्विंग है वो जल्दी जल्दी फिर रोटेट करेगी। तो आप देखोगे अगर बच्चा या बच्ची बैठी हुई है स्विंग के ऊपर, तो उसको ऑसिलेट करने की स्पीड कम होती है,
और जब वो खड़ी हो जाती हैं तो ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेशन होती है। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। विल आ पेंडुलम दैट कीप्स द करेक्ट टाइम एट कराची, यानी अगर एक पेंडुलम है जो कराची पे एक हमें सही टाइम दे रहा है, बी एक्यूरेट एट मरी और एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, तो क्या वो एक्यूरेट यानी हमें सही टाइम देगा मरी और माउंट एवरेस्ट की टॉप के ऊपर? आपने एक्सप्लेन करना है। जी तो अगेन आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ 2π√L/G। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको नज़र आ रहा है जो टाइम पीरियड है वो जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि जी बटे के नीचे और टाइम पीरियड इधर है। सो टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, या √G कर लें, एक ही बात है, हम सिंपल रखते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर किसी जगह पे जी ज़्यादा हुई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। नाउ लिसन, एक हमारे पास लोकेशन है कराची, ठीक है, और दूसरी लोकेशन है मरी। अब बात को समझिएगा, मरी जो है वो हाइट के ऊपर है, यानी पहाड़ी इलाका है ना, थोड़ा ऊपर है। तो जितना आप ऊपर जाते जाते हो ना, आपने पढ़ा हुआ है जी की वैल्यू कम होती जाती है। जी की वैल्यू कम होती है हाइट के साथ, तो मरी पे तो हाइट ज़्यादा ही होगी, तो जी कम होता जाएगा। तो मरी के ऊपर जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा मरी के ऊपर हमें टाइम पीरियड ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि कराची के ऊपर जी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड आपको कम देखने को मिलेगा। ये बात है सारी। तो पहले वही फार्मूला लिखा है टाइम पीरियड का 2π√L/G, और ये बात बताई गई है जो वैल्यू ऑफ जी है, जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है विद अल्टीट्यूड, यानी हाइट के साथ। जैसे ऊपर जाते जाएंगे हाइट बढ़ेगी तो जी कम होता जाएगा। अब कराची के ऊपर जो कि सी लेवल के ऊपर है ना, यानी उसमें पहाड़ तो नहीं है, सी लेवल है, तो जी जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इतनी हाइट नहीं है, जी बढ़ती है हाइट से, ठीक है, सॉरी जी कम होती है हाइट से। तो कराची पे इतनी हाइट नहीं है, लिहाजा जी ज़्यादा है। जबकि मरी और माउंट एवरेस्ट पे जी कम हो जाएगी, छोटी होगी, बिकॉज दे आर एट हायर अल्टीट्यूड, क्योंकि मरी और माउंट एवरेस्ट की हाइट ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगी। अब जब जी कम होगी तो इंक्रीज़ द टाइम पीरियड, क्योंकि जी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो जी कम हुआ टाइम पीरियड बढ़ा, ठीक है। इसका मतलब है टाइम पीरियड बढ़ेगा, यहाँ तक ही कर लें, ये आखिर वाली बेशक रहने दें। जी तो बेटे सवाल नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब वायर, एक तार है जो कि हैंग कर रही यानी लटक रही है, कहाँ से? फ्रॉम आ डार्क हाई टॉवर। डार्क हाई टॉवर यानी एक हाई टॉवर है, बड़ा टॉवर है, उसका ऊपर वाला हिस्सा डार्क फील होगा, नज़र नहीं आएगा, वहाँ से एक वायर, एक तार लटक रही है। सो दैट इट्स अपर एंड इज़ नॉट विजिबल, चूँकि डार्क है ना तो उसका ऊपर वाला हिस्सा हमें नज़र ही नहीं आ रहा। हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द टॉवर? आपने टॉवर की लेंथ मालूम करनी है। जी तो बेटे कंसीडर करते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये सारा हमारे पास एक हाई टॉवर है, ठीक है। अगर हम नीचे खड़े हो, हम नीचे ही खड़े हो सकते हैं ना, तो हमें नीचे खड़े होकर अपर एंड नॉट विजिबल, यानी उसकी ऊपर वाली एंड हमें नहीं दिखाई देगी। अब हमने यहाँ से ना ऊपर वाले हिस्से से एक बांध दी वायर, यानी एक तार जो कि लटक कर नीचे आ रही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क है बस। तो आप अपनी डायग्राम के, आपको भी बनानी है डायग्राम, आप उस डायग्राम के अंदर ना इसको तकरीबन लास्ट तक ले जाना, यानी मैं इसको यूँ करूँगा, चले ब्लैक से करता हूँ, मैं इसको वायर को तकरीबन टॉवर तक ले जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे ना इसकी लेंथ मालूम करनी है, इस टॉवर की हाइट मालूम करनी है। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि इस टॉवर की जो लेंथ है वो L है, जो मुझे मालूम करनी है। तो फिर ये जो मैंने ये वायर जोड़ी है ना, यहाँ पर मैंने बोला वायर को भी तकरीबन उतनी ही लेंथ का आपने रखना है, तो बेटे फिर उस वायर की लेंथ भी क्या है? L है, ठीक है। तो आपने वायर की लेंथ, वायर उतनी ही लंबी लेनी है जितना लंबा हमारा टॉवर होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना कि इस वायर के साथ आपने जोड़ देना है हैवी मैस, तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया हैवी मैस, ये रहा। अब क्या होगा, अब आप देखें ये एक पेंडुलम बन गया है, सिंपल पेंडुलम, यानी जिसके अंदर एक हमारे पास वायर होती है और इसके साथ हमने जोड़ दिया है हैवी मैस, तो ये बन गया पेंडुलम। तो आप इस पेंडुलम को रोटेट करेंगे, जब रोटेट करेंगे तो आपको पता है इसका टाइम पीरियड होगा t = 2π√L/G। यहाँ से आपने L निकालनी है, जो कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, इधर भी और इधर भी आप करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो t के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पर 2 है उसका स्क्वायर बनेगा 4,
फिर पाए है तो पाए के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, उसके बाद ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो पीछे बचेगा L/G। अब नेक्स्ट देखें, ये जो L है इसको आपने मालूम करना है क्योंकि आपको लेंथ ऑफ टावर निकालनी है। तो बेटे ये जो G डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी, तो इक्वल के इस तरफ क्या बच गया 4 पाई स्क्वायर इंटू एल, 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। अब लेंथ निकालनी है तो 4 पाई स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर ओवर जी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, इक्वल के इस तरफ बच जाएगा लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लेंथ किसकी, ये जो टावर है इसकी। ये एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि अगर मैंने ये जो वायर ली है ये इस साइज़ की ली है ना, छोटे साइज़ की, तो मैं कहूँगा कि ये लेंथ जो निकली है हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ये जो लेंथ है इसका ये फार्मूला ना, इससे निकालेंगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। बहरहाल ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम इसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। लेकिन आप कहोगे ये जो लेंथ निकली है ना, ये बेसिकली इस वायर की, इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ है। इट विल बी नियरली इक्वल टू द लेंथ ऑफ टावर, क्योंकि हमने रस्सी इतनी लेनी है जो टावर के तकरीबन बराबर हो। तो इस डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा ही फ़र्क आ रहा था, रस्सी के और टावर के एंड तक ये ज़्यादा ही फ़र्क था, तो मैंने आपको इसलिए एडवाइस किया था कि रस्सी थोड़ी ज़्यादा कर लें। ओके जी, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, विल द पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट बाय एडिशन ऑफ मोर मैस। यानी अगर आपके पास एक सिस्टम है, कौन सा, स्प्रिंग सिस्टम, वो मैस स्प्रिंग सिस्टम याद है, स्प्रिंग के साथ मैस जुड़ा हुआ है, कहता है उसका जो पीरियड या टाइम पीरियड है, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा, या वो उतना ही रहेगा अगर आप उसमें मोर मैस यानी मज़ीद मैस एडिशन करते जाएं, जोड़ते जाएं। जी तो बच्चे, हमने जो मैस स्प्रिंग सिस्टम इस तरह का पढ़ा है ना, ये स्प्रिंग है उसके साथ ऐसे मैस जुड़ा है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई अंडर रूट मैस m ओवर k कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप देखें तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली ताल्लुक़ है मैस के साथ या अंडर रूट मैस के साथ, सेम चीज़ है। तो अगर हम इस स्प्रिंग के साथ मैस बढ़ाते जाएं, मैस जोड़ते जाएं, हम स्प्रिंग के साथ क्या करें, मैस को जोड़ते जाएं, तो मैस बढ़ता जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा ना। तो यही बात है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली रिलेट करता है मैस के साथ। तो हमें बोला गया मैस जोड़ते जाएं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड बढ़ेगा। कहता है टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम का ना, ये उसका फार्मूला है, जहाँ पर m जो है वो अटैच्ड मैस है और इसमें बटे के नीचे जो k आ रहा है वो स्प्रिंग का कांस्टेंट है। इफ़ मोर मैस इज़ एडिड, यानी अगर हम मैस जोड़ते जाएंगे तो जाहिर है बेटे मैस इंक्रीज़ हो गया, इसी वजह से टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि मैस का डायरेक्ट ताल्लुक़ है टाइम पीरियड के साथ। तो टाइम पीरियड बढ़ने से क्या मुराद है, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम लग रहा है इट मीन वो स्लो है, तो ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इट मीन अब ये जो स्प्रिंग है ना ये स्लोली वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। जी तो बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। कैन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन। बात को समझते हैं, हमारे पास अर्थ है और ये पॉइंट उसका सेंटर है। कह रहा है कि इस सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर अगर सिंपल पेंडुलम रखा जाए तो क्या वो रोटेट करेगा। पहले बात ये है कि नॉर्मली सिंपल पेंडुलम कहाँ पे रखा जाता है, हम तो रहते हैं ज़मीन की सरफेस के ऊपर ना, तो हम यहाँ पर ही सिंपल पेंडुलम को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पर तो वो इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। और जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो सिंपल पेंडुलम रोटेट कर रहा होता है ना, वो क्यों रोटेट करता है, क्योंकि बेटे जब वो मीन पोजीशन से इस तरह एक्सट्रीम पे जाता है ना, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है जो कि उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है और यूँ वो रोटेट करना शुरू कर देता है। और आपको याद होना चाहिए कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ज़मीन की ग्रेविटी, जो कि सेंटर की तरफ लग रही होती है, ज़मीन के सेंटर की तरफ। लेकिन अगर हम ज़मीन के सेंटर पे ऑलरेडी खड़े हैं तो बेटा ग्रेविटी कोई नहीं होनी, क्योंकि ग्रेविटी ज़मीन के सेंटर की तरफ लगती है और सेंटर पर आकर ज़ीरो हो जाती है। और अगर हम ज़मीन के सेंटर के ऊपर खड़े हैं तो ग्रेविटी हो गई ज़ीरो। ग्रेविटी ज़ीरो तो कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं रही, तो ये वाइब्रेट या ऑसिलेट भी करना छोड़ देगा, क्योंकि वाइब्रेट करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए जो कि बेसिकली ग्रेविटी ही प्रोवाइड करती है। ज़मीन के सेंटर पर ग्रेविटी ही ज़ीरो हो जाती है, तो इस वजह से अब वाइब्रेशन होना भी बंद हो जाएगी। सो कहता है नो, नहीं वाइब्रेट करेगा अर्थ के सेंटर के ऊपर ड्यू टू g = 0, क्योंकि ग्रेविटी ही ज़ीरो हो जाती है।
सिंस देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज़ नो रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटी ख़त्म हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो जाएगी। टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू द मीन पोजीशन, और रिस्टोरिंग फोर्स जो पेंडुलम को मीन पोजीशन पे लाती हैं वही ख़त्म हो गई क्योंकि वो ग्रेविटी थी, ठीक है। देयर फोर सिंपल पेंडुलम कैन नॉट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके।